हर कार्य को करने के कुछ नियम होते हैं। सड़क पर चलने के अपने नियम हैं, उसमें भी पैदल चलने के अलग नियम हैं और व्हीकल से चलने में अलग नियम हैं। इसी तरह से यौगिक क्रियाओं को करने के भी अपने कुछ नियम होते हैं, क्योंकि साधन हैं यौगिक क्रियाएं और योग साध्य है, योगस्थ होना साध्य है। इसलिए जो यौगिक क्रियाएं हम करते हैं तो उसमें भी डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस अगर जिम्नेजियम की भी आप करते हैं, खेलों की आप करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ों के प्रिकॉशंस यानी एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर एहतियात नहीं बरतते हैं तो आप कितना ही ऊर्जावान क्यों ना हो, कितना ही आप नियमित क्यों ना हो, लेकिन आप कहीं उसका सही परिणाम पाने में पिछड़ जाते हैं। योगाभ्यास में जब शुरू में ही आप योग सत्र में आते हैं तो आपको बताया जाता है कि किस समय अभ्यास किया जाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, उनके क्या प्रभाव हैं। और यौगिक क्रियाओं में भी उत्सर्जन को लेकर के कुछ नियम होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अगर दीपक जलाएं तो अंधियारा भागता है। आप अंधियारे को भी रोके रखें और रोशनी को भी रोके रखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हमारे शरीर से अंधियारा क्या है कि जो त्रिविध दोष हैं, वात, कफ और पित्त, इनका असंतुलित हो जाना ये दोष है। इनका संतुलित रहना ये स्वास्थ्य है, आरोग्य है और बहुत कुछ करने का अवसर है। तो जब हम यौगिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो आसन हो या उससे पहले षटकर्म की स्थिति हो या प्राणायाम हो, यहाँ तक के ध्यान का भी अभ्यास हो, तो उस समय जो प्राकृतिक वेग हैं उनको रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही योग आपके शरीर को, आपके जीवन को प्रकाशमान करेगा, तैसे ही अंधियारा पहले भागेगा। उसको भाग जाने दीजिए, क्योंकि आपका उद्देश्य तो प्रकाशमान जीवन ही है ना। फिजिकल फिटनेस, अलर्टनेस, एनलाइटनमेंट, ये चाहिए हमको। तो उसके लिए जब अभ्यास करते समय भी अगर कोई वेग आता है, चाहे वो खांसी है, चाहे वो पसीना है, चाहे वो छींक है, चाहे वो जम्हाई है, चाहे वो विंड है यानी वायु का उत्सर्जन शरीर से होना चाहता है, मल है, मूत्र है, तो ऐसे किसी भी वेग को रोका नहीं जाना चाहिए। यद्यपि क्योंकि निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यास से पहले आपको शौच आदि से निवृत्त होकर के अपना अभ्यास शुरू करना चाहिए, लेकिन उतने के बाद भी अब जैसे कोई शंख प्रक्षालन कर रहा है व्यक्ति, तो किसी कारण से कर रहा है ना, तो चाहे उसको कॉन्स्टिपेशन है और या इरेगुलर बॉवल मूवमेंट्स हैं, तो वो अपने पाचन तंत्र को सही रखने के लिए और उसमें भी उत्सर्जन को सहज बनाए रखने के लिए शंख प्रक्षालन करते हैं। तो शंख प्रक्षालन करते समय आपको जो निर्देश दिया गया, क्योंकि जिज्ञासा इस तरह की आई मेरे सामने कि अगर शंख प्रक्षालन के आसन शुरू करने से पहले ही मल का वेग आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये भी सामान्य नियम से अलग नहीं जाता है। मल का वेग है तो उसका उत्सर्जन ही पहला नियम है कि उसका उत्सर्जन होना चाहिए, क्योंकि वेगों को रोकने का मतलब है बीमारियों को बढ़ाने का अवसर। सर्वरोगा मलाश्रया, सारे रोग मल को अगर हम रोकते हैं या मल रुका रह जाता है, दोनों ही अवस्था में रोग पनपते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जिज्ञासा बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर अभ्यास करते समय या अभ्यास शुरू करने से पहले आपको लगता है कि मल त्याग करना ज़रूरी है,
तो वो ही पहले ज़रूरी है, जिससे कि आप निश्चिंत होकर के अपना अभ्यास करें और जो उसका अभिलषित लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं, वो फ़ायदा आपको मिले। वरना केवल अगर आप विंड को रोक करके रखेंगे तो उसके आघात आपको झेलने पड़ सकते हैं। यानी कुपित वायु, कुपित कफ, कुपित पित्त आपके शरीर को नुकसान देता है। कहीं स्किन ट्रबल होगा तो कहीं हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होगा, कहीं जोड़ों संबंधी समस्या होगी, और जो कुपित कफ है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं उनको पैदा कर सकता है। तो बस आप समझ लीजिए कि अभ्यास करने से पहले आप अपने शरीर को जो उत्सर्जन है उस काम को कर लें, मल मूत्र आदि से आप निवृत्त हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट है, यानी पेट के सिस्टम अभी नियंत्रित नहीं है, तो अगर अभ्यास करने से पहले यानी शुरुआत में भी आपको ऐसा लगता है तो कोई सी तरह का भी अगर उत्सर्जन है तो उसको हो जाने दीजिएगा। उस कॉल को नेचुरल कॉल बोलते हैं इसको, कि प्राकृतिक है ऐसा तो नेचुरल कॉल्स को अटेंड पहले किया जाना चाहिए। उसके बाद ही आपका जो अभ्यास है वो आपके लिए हितकर होता है।